नमस्कार दोस्तों। कल हम सभी ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और गणतंत्र दिवस की परेड में हमने देखा कि किस प्रकार हमने नारी शक्ति को देश की शक्ति बनाकर उजागर किया। लेकिन क्या ये नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण, नारी वंदन अधिनियम क्या हमारे देश में पूरे तरीके से लागू है? विशेषकर मैं इसमें हरियाणा के ज़िला महेंद्रगढ़ नारनौल की तहसील कनीना के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस महिला को शायद हमारे 75वें या अगले किसी गणतंत्र दिवस पर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया जा सकता था, उस महिला, गरीब किसान युवा महिला की हत्या पर जिस प्रकार कनीना पुलिस का व्यवहार और जांच की प्रक्रिया रही, ये हमारे सबके लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि इस प्रकार की घटना जो कि अपराध, अन्याय और हमारे भ्रष्टाचार को बहुत ही अच्छी तरह उजागर करती है, का शिकार कोई और महिला ना हो जाना पड़े। ये दिल दहलाने देने वाली घटना एक गरीब किसान युवा महिला की जघन्य हत्या है। इसमें महिला के बदचलन ट्रक ड्राइवर पति ने अपनी गरीब किसान युवा पत्नी की हत्या केवल इसलिए कर दी कि उसे एक 12 और 14 साल के दो बच्चों की मां के साथ दोबारा शादी करनी थी। श्रोताओं और दर्शकों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस पति पत्नी के अपने पहले से ही 3 बच्चे थे, जिनमें बड़ी बेटी BAMS डॉक्टर, दूसरा बेटा आर्मी में सैनिक और तीसरा बेटा जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी, सेना में जाने को तैयार था। और मेरा यकीन नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये महिला जिंदा होती तो आज उसका ये तीसरा बेटा भी किसी न किसी गवर्नमेंट सर्विस में को ज्वाइन कर चुका होता। मैं इस घटना को ज़्यादा विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये घटना फरवरी 2019 की है, जब हरियाणा के ज़िला महेंद्रगढ़ नारनौल की तहसील व पुलिस स्टेशन कनीना के अंतर्गत गांव भोजावास के प्रमोद सनोप श्री सुल्तान सिंह ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी पूनम की गले में रस्सी का फंदा लगाकर हत्या कर दी और हत्या को पंखे से लटककर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं मेजर ओमवीर सिंह चौहान, गांव कोका, जिला झज्जर का रहने वाला हूं। मृतक मेरी मां की छोटी बहन अर्थात मेरी मौसी की लड़की थी। यह बदनसीब महिला मेरी मां की छोटी बहन की छोटी बेटी थी, जिसकी शादी उसकी बड़ी बहन के साथ बाल विवाह के रूप में सन 1990 में की गई थी। जब हमने अपनी मां को पूनम की मृत्यु होने की बात बताई तो हमारी मां ने हमें बताया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का केस है। इस पर हमें भी कई अन्य कारणों से हत्या करने का संदेह हुआ, तो घटना के 2 दिन बाद फिर से मृतक और आरोपी प्रमोद के घर गए और पूछताछ की कोशिश की। थोड़ी सी पूछताछ में ही यह साफ हो गया कि ये आत्महत्या ना होकर क्लियर कट हत्या का केस है, क्योंकि आरोपियों ने जिस तरह आत्महत्या करना बताया गया था, वहाँ पर किसी भी तरीके से एक
प्रतिशत भी यह सिद्ध नहीं हो रहा था कि आत्महत्या की गई है। इसी तरह जब हमने आत्महत्या के एकमात्र साक्षी अर्थात आरोपी की मां, जो कि मृतका की सास थी, से पूछताछ की और पूछा कि आपने बॉडी कैसे उतारी, तो उसने बताया कि उसने बॉडी नहीं उतारी। जैसे ही उसने साड़ी काटने के लिए कैंची उठाई तो साड़ी अपने आप पंखे से नीचे गिर गई। इस बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आरोपी इससे और ज़्यादा सावधान हो जाएंगे। मैं सिर्फ इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी सरकार और कनीना पुलिस जिस प्रकार इस केस को दबाने में लगे हुए हैं, उससे ये जग जाहिर होता है कि हमारी सरकार का महिला सुरक्षा, महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण का दावा एकदम से खोखला है। गांव भोजावास में आरोपी के मुताबिक उनके द्वारा की गई ये चौथी वारदात है, जिसका जिक्र आरोपी ने जब हम दूसरे दिन गए तो अपने साले के साथ गाली गलौज करते हुए कहा था कि हमने पहले भी आपकी 3 मार दी हैं, तब आपने क्या कर लिया था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरोपी की शादी पटौदी के पास एक राजपूतों के गांव में एक मध्यम गरीब परिवार में हुई थी और आरोपी ये अच्छी तरह जानता था कि उसके दोनों भाई गरीब हैं और वो इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि मैं मौके पर हाजिर था और आत्महत्या का एक भी सबूत ना मिलने के कारण मुझे ऐसा लगा, जो कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सीखा है कि अन्याय को सहन करना भी अन्याय करने के बराबर है। तो मैंने उसी दिन मृतका के बाप और दोनों भाइयों को साथ लेकर थाना कनीना में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन थाना कनीना में हमें निराशा हाथ लगी और उन्होंने बताया कि हमें इसके लिए एसपी ऑफिस नारनौल में जाना पड़ेगा। तो उस दिन देर हो रही थी, तो अगले दिन हम शिकायत लेकर एसपी ऑफिस नारनौल में गए। एसपी ऑफिस नारनौल में हमने लिखित शिकायत दी और उस पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। एसपी ऑफिस नारनौल ने वो शिकायत कनीना थाने को भेजी और कनीना थाने में एक आईओ जिसको डिटेल किया गया, उसने लगभग 6 महीने तक हमें ऐसे ही बार बार बुला के घुमाता रहा। इस दौरान उसने आरोपी को एक बार भी थाने में नहीं बुलाया। 6-7 महीने के बाद जब हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई चल रही है, तो उसने बताया कि मैं आपको जो भी कार्रवाई हो रही है उसकी पूरी एक कॉपी आपको मुहैया करा दूंगा। लेकिन 2-3 महीने और गुजर जाने के बाद भी जब आईओ से पूछा गया कि आपने क्या कार्रवाई की, तो उसने बोला कि मैंने केस क्लोज करके उसकी रिपोर्ट एसपी ऑफिस नारनौल को भेज दी है। तो जब मैंने उससे कहा कि इसका हमें इसके बारे में कोई दस्तावेज़ मिलेगा, तो उसने कहा कि नहीं। तो मैंने एसपी ऑफिस में जाकर उसके दस्तावेज़ मांगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये दस्तावेज़ जांच की जो कार्रवाई है उसके दस्तावेज़ नहीं दे सकते, लेकिन आप आरटीआई के माध्यम से इसको ले सकते हो। तो मैंने आरटीआई लगाकर उसके बारे में जानकारी मांगी। ये जानकारी जो आरटीआई के माध्यम से मुझे मिली, तो सुनकर जानकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में पुलिस ने लिख कर दिया कि क्योंकि मृतका के बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारी माँ के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि मृतका की मृत्यु और दाह संस्कार के समय भी उसके बच्चे वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बेटी जो बीएमएस डॉक्टर है वो जयपुर में थी और आर्मी वाला बेटा बेंगलोर में था। सिर्फ छोटा बेटा ही
दाह संस्कार के समय वहाँ मौजूद था। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो आदमी 1500 किलोमीटर और 250 किलोमीटर दूर बैठा है वो आके किसी आरोपी को कैसे क्लीन चिट दे सकता है। ये मिलने के बाद जब मेरे को लगा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो मैंने ये सभी दस्तावेज़ों समेत सीएम विंडो पर पहली बार 2021 में एक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत का 2-3 महीने के बाद जवाब मिला कि क्योंकि मृतका के बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारी मां के साथ कोई गलत नहीं हुआ, इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा पुलिस का जवाब कि हम कोई कार्रवाई करने के लिए मोहताज नहीं हैं। यहाँ पे इस मोहताज शब्द का क्या अर्थ है और पुलिस ने ये मोहताज शब्द क्यों इस्तेमाल किया, ये एक अलग से जांच का विषय है। इसकी कार्रवाई सीएम विंडो पर की गई कार्रवाई के रिपोर्ट भी मेरे को दोबारा से आरटीआई लगाकर लेनी पड़ी। आरटीआई की रिपोर्ट में फिर वही बच्चों के अलग तरीके के एफिडेविट लगे हुए थे कि हमारी मां के साथ कोई गलत नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने एफिडेविट में एक और नई बात उजागर की कि उनकी मां की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मृतका एक बदचलन ट्रक ड्राइवर की पत्नी होते हुए भी अपने तीनों बच्चों को खेतीबाड़ी और पशुपालन करके उसने इस लायक बनाया कि बेटी को डॉक्टर, बेटे को फौज में भेज दिया, तीसरा बेटा भी फौज या पुलिस में जाने के लिए तैयार था। उसको रातों रात इसके पति और बच्चों ने मानसिक तौर पर कमज़ोर बता दिया और आत्महत्या करने का कारण उसकी मानसिक हालत का ठीक होना बताया गया। यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो आरोपी या पुलिस जितने भी आयु आज तक 5-6 लगे हैं, मेरे को ये लाकर एक सबूत दे दे कि मृतका ने आत्महत्या की है, मृतका मानसिक रूप से कमज़ोर थी और उसके बच्चे भी अगर कोई एक सबूत इस बात का दे दें कि उनकी मां के साथ कोई गलत नहीं हुआ और उनकी मां आत्महत्या करने के लिए उत्सुक थी, तो वो इसका कोई एक ऑडियो वीडियो का कोई भी एक सबूत दें कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी मां आत्महत्या करने वाली है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये बातें बाद में पूछी जाएंगी। इसके बाद संतुष्ट ना होने पर मैंने 2022 के शुरू में एक बार फिर सीएम विंडो पर 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट के रूप में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मैंने बार बार पुलिस की जांच को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर पुलिस मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों और तथ्यों को नकार सकती देती है तो मैं इस केस में न केवल मानहानि बल्कि कानून की दूसरी धाराओं में मुकदमा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन इस जांच को भी पुलिस ने वैसे ही पहले की भांति अपने पुराने तरीके से केवल मेरे को एक बार बुलाया और आरोपी को एक बार भी थाने में नहीं बुलाया गया, केवल पुरानी जांच के पेपर्स को ही संलग्न करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इसकी रिपोर्ट भी मेरे को आरटीआई के थ्रू नारनौल से मंगवानी पड़ी। दूसरी बार भी संतुष्ट ना होने पर मैंने सीएम विंडो पर तीसरी एप्लीकेशन लगाई और उसका भी 1-1.5 महीने इंतज़ार करने के बाद जब मेरे को लगा कि सीएम विंडो इस बारे में गंभीरता से इस केस को नहीं ले रही है, तो मैंने एक अच्छा वकील करके इस केस को कनीना के कोर्ट में पेश किया। मैं शुक्रगुजार हूं उस महिला एसडीजेएम महोदय का कि उन्होंने
मेरी बात को ध्यान से सुना और यकीन करते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस ने एक जघन्य हत्या के केस को 3.5 साल तक बिना एफआईआर दर्ज किए हुए ही लटकाए रखा और मेरे द्वारा बार बार एसपी ऑफिस में 2 बार और सीएम विंडो पर 3 बार शिकायत देने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस की जांच के बारे में और ज़्यादा क्या बताऊं, पुलिस 5 साल में अभी तक यही निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है कि मेरा मृतका से नाता क्या है। आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस ने लिखा है कि मैं मृतका की मां की मौसी का बेटा हूं। अब ये पुलिस को किसने बताया और पुलिस ने इसको कहां से वेरीफाई किया कि मेरा मृतका के साथ रिश्ता क्या था। ओके, कोर्ट में के आदेश के बाद पुलिस ने एक एफआईआर जिसका नंबर 135/2022 है दर्ज की और एक आईओ डिटेल किया जिसको पहले से ही सीएम विंडो पर दी गई शिकायत का काम भी दिया गया था। ये आईओ गलती से राजपूत जाति से संबंध रखते थे। मैंने उनको बताया कि भाई अगर आपकी बहन के साथ ऐसा होता तो तब भी क्या ऐसे ही जांच करते, तो उसने थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए अपने साथ एक लेडी एएसआई को लेकर हम आरोपी के घर पहुंचे। वहां पर इस आईओ ने घटनास्थल का एक छोटा सा आई स्केच बनाया और इसी दौरान उसने और महिला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने आरोपी और उसके नई पत्नी जिसको वो शादी करके लाया था से पूछा कि भाई आपके पहले 3 बच्चे आपके साथ क्यों नहीं रह रहे हैं। तो उसका जवाब था कि वो बच्चे अपनी दादी के साथ रह रहे हैं। इसी दौरान जांच के दौरान कई बार मैंने आईओज को बताया कि भाई इसका हत्या करने का मकसद इसने दूसरी शादी करना था। एक आईओ ने बताया कि अभी तो उसने शादी नहीं की। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब शादी कर लेगा तब बता दूंगा। उसके बाद जब मैंने दूसरी बार उसको बताया कि भाई अभी तो वो शादी करके भी ले आया है, 12 और 14 साल के 2 बेटों के साथ में एक महिला को घर में ले आया है, तो वो आईओ ने का जवाब था कि इससे सिद्ध नहीं होता कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। मैंने कहा ठीक, लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि उसने आत्महत्या की है? क्या आरोपियों ने आपको कोई ऐसा सबूत दिया है जिससे ये घटना आत्महत्या साबित होती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमारी माँ के साथ कोई गलत नहीं हुआ। तो मैंने कहा बच्चे तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप तो दूर के रिश्तेदार हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हरियाणा के कनीना पुलिस के पास वो कानून है जिसके तहत वो किसी दूर के रिश्तेदार द्वारा एक जघन्य हत्या, वो भी एक गरीब महिला की, कर दी जाए, तो क्या उसके दूर का रिश्तेदार उसकी शिकायत दर्ज नहीं करा सकता? और पुलिस कनीना की मेरे को ये भी बताए कि 3.5 साल तक एफआईआर दर्ज ना करने के पीछे उनकी क्या दलील है और कानून के किस धाराओं के तहत उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। अभी मेरे पास महिला की हत्या किए जाने में प्रयुक्त की गई रस्सी, उसको छिपाने के लिए काट के गले में बांधी गई साड़ी और फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो जिनमें आरोपी ने क्लियर कट माना कि मृतका ने उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि उसको मारना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो आरोपी को दूसरी शादी करके इस महिला को घर लाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। अभी इन सभी बातों के मद्देनज़र ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप सब्सक्राइब करें ना करें, इसको आप फॉलो करें ना करें,
लेकिन आप इसको पूरा सुने और इसको शेयर अवश्य करें, ताकि हमारी सरकार और हमारे जो भी संगठन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं वो इस पर अपना संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकें। इस केस में आपको मैं एक बात और बता दूं, हमने बचपन में सीखा था सत्यमेव जयते, तो इस केस में साबित हुआ है कि मिथ्यामेव जयते। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रूथ प्रिवेल्स, लेकिन इस केस में साबित हुआ है कि मनी प्रिवेल्स। इसी तरह रिश्तों का कत्ल इस केस में घटना में जिस प्रकार हुआ है, हम कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पे पूज्यन्ते तो छोड़ो, माँ की ममता का भी उसके तीनों बच्चों ने कत्ल कर दिया है। इसी तरह हम हमेशा बोलते रहें कि नारी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्ग अपि गर्यसी, कि माँ और हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन यहाँ पर उसके बच्चों ने जो निकम्मापन दिखाया है उसकी मैं उसके बारे में क्या बोलूं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। हमारे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अभी तुरंत ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लेकर आए हैं। हमारे देश में महिला दिवस, बालिका दिवस, मदर्स डे और पता नहीं क्या क्या, और देश में लाखों की संख्या में सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी संगठन महिला और उसके अधिकारों के बारे में काम कर रहे हैं। इसी तरह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद भी इस खबर को कनीना पुलिस ने किसी भी अखबार में छपने नहीं दिया है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को और सरकार को और कनीना पुलिस को ये चुनौती देता हूँ कि अगर मैं इस केस की जांच अगर निष्पक्ष तरीके से की जाए तो मेरा दावा ही नहीं, ये वादा है कि मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं कि मैं इसको हत्या का केस साबित कर दूंगा। और अगर आरोपी और सभी पुलिस वाले जिन्होंने अभी तक इसकी जांच की है ने कोई एक भी सबूत आत्महत्या का प्रस्तुत कर दिया तो मैं उनको अपनी तरफ से इनाम दूंगा, मानहानि का केस भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।